कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कार फैक्ट्रियां हों या फिर हमारे टेक हब, ये सब वहीं क्यों होते हैं जहां वो हैं? मतलब कोई तो लॉजिक होगा ना, कोई तो वजह होगी। बस आज हम इसी छुपे हुए लॉजिक को, इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर इन इंडस्ट्रीज के पते के पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये इंडस्ट्री चीज क्या है, फिर उन फैक्टर्स को डिकोड करेंगे जो तय करते हैं कि कौन सी फैक्ट्री कहां लगेगी। हम वेबर की क्लासिक थ्योरी को भी समझेंगे और फिर चलेंगे दुनिया और भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट्स के टूर पर। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि भविष्य के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैसे होंगे। तो तैयार हो जाइए। अच्छा, किसी भी बड़ी पहेली को सुलझाने का पहला नियम क्या है? उसके टुकड़ों को समझना, है ना? तो चलिए अपने इस सफर में हम भी सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। आखिर ये इंडस्ट्री या उद्योग होता क्या है? इसे समझने के लिए हम इकोनॉमिक गतिविधियों को, मतलब जो भी काम धंधे होते हैं, उनको बिल्कुल बेसिक लेवल पर तोड़कर देखेंगे। ये सवाल सिर्फ एक फोन का नहीं है, ये तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ताने बाने को समझने की चाबी है। और पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? 3 तरह की बेसिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में। यही 3 मिलकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन को चलाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यह है इकोनॉमी का पहला स्टेप, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो सीधे जमीन से, कुदरत से रिसोर्स निकालती हैं, जैसे खेतों में उगता अनाज, जमीन के नीचे से निकलता लोहा या फिर समंदर से पकड़ी गई मछली। एक तरह से कहें तो ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए कच्चा माल यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब आता है दूसरा स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन का। यहां पर वो कच्चा माल जो हमने पहले स्टेप में निकाला था, उसे फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है, मतलब जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। सोचिए, खदान से निकले लोहे से स्टील बन गया या कपास से कपड़ा। ये सब इसी सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। और आखिर में आता है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब ये लोग कुछ बनाते नहीं हैं, बल्कि सर्विसेज देते हैं। रिटेल की दुकानें, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, बैंक, ये सब इसी में आते हैं। एक तरह से ये इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम है, जो बाकी दोनों सेक्टर्स को और हम सबको अपनी सर्विसेज देता है, ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए, तो चलिए जासूस बनने का टाइम आ गया है। अब हम उन सारे जरूरी सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे जो ये तय करते हैं कि कोई इंडस्ट्री कहां लगेगी। सोचिए, किसी भी कंपनी के लिए अपनी फैक्ट्री या ऑफिस लगाने का फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता, अरबों रुपए लगे होते हैं। तो जाहिर है वो एक पूरी चेकलिस्ट पर काम करते हैं। क्या वहां कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा? क्या हमें सही स्किल्स वाले लोग मिलेंगे और सही कीमत पर? मार्केट कितना पास है? इन सारे सवालों के जवाब ही मिलकर ये तय करते हैं कि उनके लिए सबसे फायदे की जगह कौन सी होगी। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है, कच्चे माल और मार्केट के बीच की खींचतान। जरा सोचिए, अगर आपको लोहे के अयस्क से स्टील बनाना है तो अयस्क बहुत भारी होता है। तो क्या समझदारी है? फैक्ट्री को खदान के पास ही लगा लो, ताकि भारी अयस्क को दूर तक ढोना ना पड़े। इसे कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री। और वहीं दूसरी तरफ अगर कार बनानी है तो सारे पुर्जे अलग अलग हल्के होते हैं, पर पूरी कार भारी होती है। तो बेहतर है कि सारे पुर्जे मार्केट के पास लाकर वहीं गाड़ी को असेंबल कर लो, ताकि भारी भरकम कार को दूर तक ट्रांसपोर्ट न करना पड़े। ये हो गई वेट गेनिंग इंडस्ट्री। तो मतलब सारा खेल कच्चे माल, लेबर और बाजार के बीच सही बैलेंस बनाने का है। और इसी बैलेंस को समझाने के लिए साल 1909 में अल्फ्रेड वेबर नाम के एक जर्मन अर्थशास्त्री ने एक थियरी दी। ये थियरी आज भी इंडस्ट्रीज के लिए एक गाइडबुक की तरह काम करती है। वेबर के मॉडल का जो सार है वो बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहां ट्रांसपोर्ट और लेबर यानी मजदूरी का कुल खर्चा सबसे कम हो, बिल्कुल मिनिमम। तो वेबर की ये थ्योरी असल में 3 चीज़ों के बीच एक बैलेंस बनाने का खेल है। पहला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने का खर्चा। दूसरा, लेबर कॉस्ट, यानी क्या हमें कहीं और सस्ते मजदूर मिल सकते हैं और क्या वहां जाने से जो बचत होगी वो बढ़े हुए ट्रांसपोर्ट खर्च से ज़्यादा होगी। और तीसरा, जिसे वेबर ने कहा एग्लोमरेशन, इसका सीधा सा मतलब है झुंड में रहने का फ़ायदा। जैसे बेंगलुरु में सारी टेक कंपनियां एक साथ हैं, तो वहां स्किल्ड लोग और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से मिल जाता है।
तो जो इंडस्ट्री इन तीनों चीज़ों में सही बैलेंस बना लेती है वही सबसे कामयाब होती है। तो इस फार्मूले को दिमाग में रखकर चलिए दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं, एक क्विक टूर, ये देखने के लिए कि ये थियरी असल में दुनिया भर में काम कैसे करती है। ये हैं दुनिया के कुछ इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस, अमेरिका के पुराने स्टील और ऑटोमोबाइल हब से लेकर जर्मनी की रूर वैली जो स्टील और केमिकल्स के लिए जानी जाती है, और फिर ईस्ट एशिया जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स और शिप बिल्डिंग का ग्लोबल सेंटर है, और हाँ, हमारा दक्षिण एशिया जहां भारत आईटी और फार्मा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सभी इलाके इसलिए इतने बड़े बने क्योंकि इन्होंने कच्चे माल, स्किल्ड लेबर, मार्केट और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के सही कॉम्बिनेशन को ढूंढ निकाला। अब दुनिया घूमने के बाद चलिए अपना फोकस थोड़ा और करीब लाते हैं और देखते हैं कि लोकेशन के इसी लॉजिक ने हमारे भारत के इंडस्ट्रियल नक्शे को कैसे बनाया है। ये नक्शा भारत की इंडस्ट्रियल ताकत की पूरी कहानी कहता है। ये जो गहरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं, ये सिर्फ निशान नहीं है, ये वो पावर हाउसेज हैं जो देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये क्लस्टर्स कितने स्ट्रेटेजिक तरीके से पूरे देश में फैले हुए हैं, और हर एक के वहां होने की एक खास वजह है। अगर हम इस नक्शे में और जूम इन करें तो हम देखेंगे कि हर बड़ा इलाका अपनी खासियत के लिए जाना जाता है। मुंबई पुणे रीजन को देखिए, यहां आपको कपड़ा, ऑटोमोबाइल और आईटी का हब मिलेगा। फिर छोटा नागपुर का इलाका जो अपने विशाल खनिज भंडारों के पास है, तो जाहिर है वहां लोहा, स्टील और हेवी इंजीनियरिंग का काम होता है। अहमदाबाद, वडोदरा टेक्सटाइल्स और केमिकल्स में आगे है, और दक्षिण में चेन्नई, बेंगलुरु ऑटोमोबाइल और हमारे देश के बूमिंग आईटी सेक्टर का सेंटर है, और दिल्ली एनसीआर तो है ही एक डाइवर्स क्लस्टर। तो सवाल है, आगे क्या? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये कहानी आगे बढ़ रही है विशाल और सुनियोजित प्रोजेक्ट्स के साथ, जो कल के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्रियों का झुंड नहीं है, बल्कि भविष्य के आर्थिक विकास के लिए बनाए गए महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है। आप इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के सुपर हाईवे की तरह समझ सकते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शहरों का एक डेडिकेटेड नेटवर्क बनाया जाता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां एक तरफ ये कॉरिडोर्स इकोनॉमी को बूस्ट करने, नौकरियां पैदा करने और इन्वेस्टमेंट लाने का जबरदस्त वादा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके साथ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण का मुश्किल काम, पर्यावरण पर इसका असर और सामाजिक असमानता का खतरा। तो ये एक तरह से विकास और स्थिरता के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने जैसा है। तो हम इस चर्चा को इसी एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे देश अपने आर्थिक भविष्य को गढ़ रहे हैं, वो ऐसी इंडस्ट्रियल ताकत कैसे बना सकते हैं जो न सिर्फ पावरफुल हो, बल्कि सबके लिए बराबर हो और सस्टेनेबल भी हो। मतलब एक ऐसा विकास जो टिकाऊ हो,